सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, 2014 में तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में 126 दिन के धरने में कई बार उतार चढ़ाव आए। धरने में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। केपी असेंबली के अलावा तमाम असेंबलियों से इस्तीफे का ऐलान किया गया। पीटीवी पर हमला किया गया और कई मरतबा ऐसा महसूस होता था कि जैसे हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुतालबात मंजूर करवाए बगैर इमरान खान साहब ने 126 दिन तवील धरना खत्म करके घर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस 126 दिन के धरने का फल इमरान खान को 2018 के इलेक्शन से मिला, जब उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। तहरीक इंसाफ इक्तदार में आई और इमरान खान वजीर आजम बन गए। वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद इमरान खान अब एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। शहर शहर बड़े बड़े जलसे, तारीखी जलसे कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बात कर रहे हैं, लोगों को तैयारी पकड़ने का इशारा दे रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं करती, ऐलान नहीं करती, सबने इस्लामाबाद में बैठना है। वजीर आजम की कुर्सी से हटाए जाने के बाद इमरान खान को एक बार फिर से इलेक्शन कैंपेन करने का एक भरपूर मौका मिला है। क्या इस बार इमरान खान को कामयाबी मिल पाएगी जो उन्हें 2018 के इलेक्शन से मिली थी? क्या इस बार भी इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी को सरप्राइज दे पाएंगे? दूसरी जानिब इमरान खान की हुकूमत जाते ही नून लीग की क़यादत को रिलीफ पर रिलीफ मिलने शुरू हो चुके हैं। जनाब, एक अरसे से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो इलाज के लिए लंदन में मौजूद हैं और इलाज करवाए बगैर पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते थे, साथ साथ एक अरसे से वो इस बात के मुंतजिर थे और ख्वाहिशमंद थे कि यार उनका एक्सपायर हुआ हुआ पासपोर्ट किसी तरह से रिन्यू हो जाए और जल्दी से उनको वापस मिल जाए। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नवाज शरीफ की यह मुराद पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज उनकी ये मुराद नए नए वजीर आजम बने उनके खुद के भाई शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी है और नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसकी मुद्दत जनाब 10 साल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो चली गई, क्या अब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ पाएंगे? ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। जनाबे वाला, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। फैयाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। निसार खोड़ो साहब भी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। फैयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी, इस्लामाबाद की कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने, तैयार हैं आप? तैयार हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि आप ये सवाल पूछने से पहले इस्लामाबाद का, कराची का, पेशावर का और लाहौर का जलसा आपने देख लिया है? जी जी, बिल्कुल देखा है। ये सवाल पूछने से पहले आप अपना कैमरामैन लें और पाकिस्तान के किसी गांव, कस्बे और किसी शहर में चले जाएं और रैंडमली किसी 50-100 बंदों को आप पकड़ कर उसे पूछें कि हाँ जी तुम्हारा क्या ख्याल है, तो अगर उसमें से 90% से अबव लोगों ने इन्हीं ख्यालात का इजहार ना किया जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए। सर, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं 2014 में जो धरना दिया था उसके मकासद आपने पूरे नहीं कर सके थे सर, ये भी एक वैलिड रीजन है इसका। क्या चीज? सर, 2014 में जो धरना दिया था सिर्फ 4 हल्के खोलने की बात की थी, वो नहीं खुले थे, लेकिन ये बात भी आप मानेंगे? नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा, आपकी इत्तला के लिए 4 हल्के खुल गए थे और 4 पे जो है वो धांधली साबित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने री इलेक्शन का ऑर्डर किया था, जिसमें 3 में री इलेक्शन हुआ था, चौथे पे फिर उन्होंने दोबारा स्टे ले लिया था ख्वाजा आसिफ से। ठीक है, कोर्ट के हुक्म पर था ना सर? वो सारी बात साबित हो गई थी जो पीटीआई और इमरान खान साहब कहते थे कि 2013 का इलेक्शन रिग हुआ है और वोट किसी और का था और ताज किसी और को पहनाया गया था। अच्छा, तो जनाब ये आज आपको अदालत से भी एक अच्छा रिलीफ मिला है जनाब। वो जो 1 महीने के अंदर फॉरेन फंडिंग वाला मामला था, अब उसमें भी ये जो मामला था कि 1 महीने के अंदर निपटाओ, उसको खत्म कर दिया गया है। इस पर क्या राय आपकी? देखें, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैं तो पिछले 5-6 साल से इस केस के हवाले से इन टच था इस हुकूमत में आने से पहले। मुझे तो ये चीजें टेस्ट पे है कि हमारे खिलाफ ये गए थे, लेकिन जब हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जनाब हमने दायर किया इलेक्शन कमीशन में, तो पता चला कि हस्ते आदत चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए के मजदाक ये दोनों पार्टियां और ये 2 खानदान आले जरदारी और आले शरीफ
इन्होंने अपने पार्टियों के अकाउंट से भी अरबों रुपए की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग और नंबरी जनाब की हुई है। और इनके पास तो खाता ही कोई नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारे तो वो 4, 5, 6 ट्रांजैक्शन जो है ना, वो $100 की या $50 की या $200 की, उसके ऊपर इन्होंने इतना तूफान बदतमीजी मचाया। इनके पास अपने अरबों रुपए के जनाब कोई सबूत ही नहीं है कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के जो है सबूत मिले। तो अब होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर फिर तीनों पार्टियों के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर फैसला ले। लेकिन ये यकतरफा कार्रवाई इन्होंने जो स्टार्ट की कि सिर्फ पीटीआई का 1 महीने के अंदर जनाब आप डिसीजन दे दो, नहीं जनाब, ये मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थुई तो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अदालत ने, अगर उसके डबल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला दिया तो अच्छा फैसला है। बिल्कुल सर, ये मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थूथू जो आपने कहा है, सर ये फैसलों पर भी तो होना चाहिए ना। जो आपके अगेंस्ट आए उसको आप बुरा मान जाएं, जो आपके हक में आए आप कहें बहुत अच्छा फैसला है, इस पर भी ये लागू होना चाहिए सर। जनाब मैंने आपको कहा ना कि तीनों के हवाले से दे देना। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, नून लीग के खिलाफ भी चल रहा है, हमारे खिलाफ भी चलो झूठा सच्चा जो चल रहा है, तीनों के हवाले से आप ले आओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन दे दे, हाँ जी तीनों का फैसला 1 महीने के अंदर कर दो और तीनों की जनाब फैक्ट एंड फिगर्स अवाम के सामने लेकर आओ, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये तो नहीं कि आप जनाब पिकर चूज करें और एक पार्टी के हवाले से आप कहेंगे लेकिन महीने के अंदर जनाब इन्होंने खड़का दो तो खड़का दो, तो बाकी दोनों जनाब। अच्छा, आपके जो मुखालफीन है ना सर, सियासत में जो आपके मुखालफीन है, वो इसका एक जवाब ये देते हैं कि 2014 का ये फॉरेन फंडिंग का मामला है तो जनाब पहले आपका है, पहले आपका फैसला आएगा। अदालत में ऐसे ही होता है कि पहले आपका फैसला, अगर आपके खिलाफ केस है तो उसी की सुनवाई होगी, उसी का फैसला आएगा। ये लॉजिक भी मुनासिब है। 15 का है, 2015-16 का है, इनका कौन सा कोई है ना आज सुबह स्टार्ट हुआ है या कल सुबह स्टार्ट हुआ है, इनका भी 5-6 साल पुराना है। अच्छा। इनकी भी चीजें सारी क्लियर है। इनकी तो मैंने आपको बता दिया ना, ये रोजे बछवाने गए थे, नमाज़ें रखवा के आए थे और इनके साथ जो पार्ट हुआ है वो तो सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया को पता चलेगा कि कितने बड़े महाकारीगर हैं। ये हर काम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट, जाली टीटी, ये ना अगर करें तो इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी पूरी होती, इनकी फाइनेंशियल उठना बैठना कंप्लीट नहीं होता। सही है। इनके फाइनेंशियल मामला कंप्लीट नहीं होते, ये तो इतने आदी हो गए हैं। अच्छा, खान साहब ने कहा है तैयारी पकड़ लो, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सर कितना लंबा अरसा आपने धरना देने का ऐलान कर सकते हैं खान साहब, और कितने अरसे तक बैठ सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस अनाउंस करते हुए इस वक्त मौजूदा हुकूमत मूड नजर नहीं आता उनका। देखिए, मौजूदा हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती। ये जो अभी आज आपने देखा है 116 अफराद के साथ जनाब मकसूद चपरासी साहब जा रहे हैं ना उमरा करने सरकार के खर्चे पे। वो कहते हैं ना पुत्र भी से भाई भी, बोइंग तैयारा मांग लिया सर, बोइंग तैयारा सारे ही मिलके जनाब उमरा करने जा रहे हैं। सारी काबीना में एक तो नहीं जाएगा ना, जितने भी लोग हैं वो सारे ही जाएंगे, वो कहेंगे होंगे बादल होगा, रक्त में सारा जंगल होगा, रक्त में सारा खानदान होगा। और कहते हैं ना वो जना पुराने पाकिस्तान में मौज मलंगा भी, मैंने तो भी जरा ट्वीट किया कि ये तो पुराना पाकिस्तान है, मौज मलंगा भी जनाब सारे भी, पुत्र भी थे, भाई भी थे, सोरा भी थे, जवाई भी, सर आप लोगों ने इतने इल्जामात लगाए, इतना गद्दारी की बातें की हैं, उन्होंने बख्शिश तो करवानी है ना अपनी। जनाब गुनाह बख्शवाइए, लेकिन गुनाह इतने भारी है ना इनके, ये जो आखिरी गुनाह इन्होंने किया है, अच्छा आखिरी गुनाह जो दज्जाली ताकतों की गोद में बैठ के, अमेरिकी डॉलर्स और अमेरिकन डीलर की गोद में बैठ के, तो सोनी धरती के हवाले से इन्होंने जो आखिरी गुनाह किया ना, ये पावे 100 हाज भी कारण से बख्शे नहीं जाते। अच्छा, तो सरकारी खर्च के ऊपर ये जितने मर्जी उम्रें करते रहे। लेकिन वो जो लेटर है उसमें ये बैरूनी मुदाखलत का तो जिक्र है, साजिश का नहीं है। वैसे उसमें लिखा हुआ है ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी। ठीक है ना जी सर, मैंने कहा ये शैतान तो किकरियां मारेगा, शैतान इनको मारेगा। तुझे तो साढ़े भी पियो है। अच्छा सर, ये चले ठीक है आपसे मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा, ये आपकी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जो ये लेटर है, मरासला है, इसमें मुदाखलत का जरूर है जिक्र, लेकिन इसमें ये नहीं है कि जनाब बैरूनी साजिश हुई थी। क्या ये भी झूठ का पलंदा आप कहते हैं इसको? सुनो, बच्चे को पता चल गया है। अमेरिकन CIA ने, अमेरिकन डीलर्स ने अपनी
तो ये पूरी पोस्ट डॉक्टरेट लेवल की एक साजिश बनाई थी कि जो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल का कोई स्टूडेंट होगा, कोई इंटेलेक्चुअल होगा, उसको बड़ी मुश्किल से कोई 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद की चीज समझ आए तो समझ आए। इमरान खान ने इस तरीके से आखिरी गेंद तक खेला है कि उसने कच्ची पक्की के स्टूडेंट दूर की बात, गाँव और देहातों में जो ना वो छाबड़ी वाले और रेडी वालों को भी समझा दी सारी, उनको भी ईची बीची सारी पता लग गई है कि पीछे कहानी की है, आगे कहानी की है, दाएं कहानी क्या है और बाएं कहानी क्या है। छोड़ में हरी को पता क्या है क्या नहीं है। अब जनाब सिंपल एक हल है, री इलेक्शन। अच्छा सर, ये इस्लाहात करने जा रहे हैं ऐसा कुछ सुनने जनाब। कौमी असेंबली में जाहिर सी बात है 1 साल के लिए हुकूमत में तो नहीं आए ये, और ये जो साल है इनके लिए बड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है। मईशत के मामले में कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि इस्लाहात करने जाएंगे जिसमें ईवीएम का मामला सबसे सरफहरिस्त होगा, दूसरा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके वोट के हक को खत्म किया जाएगा, और ये दोनों चीजें आप चाहते थे। यार वैसे कितनी मज़ाहिया बात है, कहाँ पे मुजरिम और कहाँ पे इस्लाहात, कहाँ पे सर हम तो इस्लाही जुराइम पेशा लोग और कहाँ पे इस्लाहात, कहाँ पे जमानत के ऊपर 16-16 अरब रुपए की करप्शन और बदयांती और टकेमारी और पैदागिरी और नौसरबाजी करने वाले जमानत पे रिहा मुलजिम और मुजरिम, कहाँ पे लफ्ज इस्लाहात। कसम खुदा की हंसी आती है, इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं है। ये इस्लाहात करेंगे, ये इस्लाहात नहीं करेंगे, ये इस पाकिस्तान की बुनियादों को ना खोखला करेंगे। ये जो 116 बंदे लेके जा रहे हैं ना, पहले तो 3.5 सालों में नए पाकिस्तान में तो ये नहीं था। इसी तरीके से वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 31 अरब डॉलर का जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है, आप उससे हक के नुमाइंदगी और हक के वोट ले रहे हैं वापस। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है फॉरेन रेमिटेंस से, जिनके सर के ऊपर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पूरी इकोनॉमी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, सरवाइव कर रही है। आप कहते हैं कि उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा। और ईवीएम के हवाले से भी ये जितने अपने नाज नखरे पूरे कर लें, जितने मर्जी टकटलियां पूरी कर लें, मैं नहीं समझता कि इनके हाथ में कुछ आएगा। अगर ये दोनों इकदाम कर भी लिए तो मेरी बात लिख लें, जैसा 2013-18 में जितने लोग वहां से चार्टर्ड तैयारी करके आए थे ना वोट डालने पूरी दुनिया से, इससे 100 गुना ज्यादा लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब को वोट देने के लिए और पीटीआई को वोट देने के लिए आएगा। ये जितना मर्जी रास्ता रोक लें, अब नहीं रास्ता रुकता। पहले तब्दीली थी, अब इंकलाब आएगा और वोट के जरिए से आएगा। आपको नहीं लगता पार्लियामेंट का महाज छोड़ना तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है? उसकी वजह ये कि अगर दोनों चीजों में अगर आप, मैं क्योंकि मैं एंकर हूं सर, मैं इस्लाहात का लफ्ज यूज करूंगा, इस्लाहात अगर लेकर आ जाते हैं तो उसको अपोज करने के लिए, उसकी मुदाखलत करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपकी जमात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर अभी आपकी जमात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो चेंजेस कर लेंगे, ये इजीली कर लेंगे। आपको नहीं लगता था ये पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था आपको? भाई बात यह है, पार्लियामेंट का फोरम छोड़ने के दोनों चीजें मौजूद हैं, पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है। हमें पॉजिटिव ज्यादा अच्छी नजर आई या ना इमरान खान साहब की क़यादत में, हमने वो अवेल कर ली। अच्छा, हम मौजूद भी होंगे आपकी तो क्या भाई इनके साथ तो सारा लाओ लश्कर है, सारा कुछ बंदोबस्त इनके हक में है, सारे मामलात इनके हक में है, जमीनी वसाइल इनके हक में है, हर चीज इनके हक में है। इनके लिए क्या मुश्किल है जनाब? ये जनाब जो जराइम के ऊपर मबनी इस्लाहात है, ये जनाब जंगल के बादशाह है, अंडे दे या बच्चे, ये कर सकते हैं भाईजान, इनका दौर है, ठीक है ना? तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ना रोक सकता है ना टोक सकता है। यो हानी सिंह की तरह अगर ये इस्लाहात हो जाती हैं, लेट सपोज अगर ये हो जाता है तो आप इलेक्शन लड़ लेंगे ना इसी इस्लाहात में? 3-4-6 महीने के बाद जो इलेक्शन में छितर और लितर पड़ने हैं ना, उसका अंदाजा लगा लें अभी से इंशाल्लाह। तो अगर ये इस्लाहात हो जाती हैं, ये दोनों चीजें चेंजेस हो जाती हैं, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये अभी हुकूमत का इस तरह का मूड है, आप एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे इलेक्शंस में ना? ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप उसका भी बॉयकॉट करेंगे? भाईजान ये उसी सूरत में जीत सकते हैं अब कि ये एक कानून पास कर लें कि इलेक्शन वाले दिन हर पोलिंग बूथ पे प्रिजाइडिंग अफसर पूछेगा किसको वोट दे रहे हो, प्रिजाइडिंग पोलिंग अफसर पूछेगा हर वोटर से कि किसको वोट देने जा रहे हो। अच्छा, अगर वो कहेगा कि मैं पीटीआई को नहीं देने जा रहा, तो ये कहें, कानून बना दें कि हाँ जी अब तुम वोट डाल सकते हो, वो बंदा वोट डाल सकता है जो पीटीआई को वोट नहीं दे रहा। ये कानून पास करेंगे तो जनाब ये बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। अदरवाइज जितनी मर्जी ईवीएम मशीना बंद कर दो,
तो जड़ी मर्जी मशीना बंद कर दो, कुछ नहीं होना बचते भाईजान, कुछ नहीं होना। हालात बदल गए हैं, गुजर गया अब वो दौर साकी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 2014 भी गुजर गया ना, अब ये जहान में खाना हर कोई बादखार होगा। इधर भाईजान हर बंदा इमरान खान बना हुआ है, इधर हर बंदा इमरान खान, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है जी, हम कोई गुलाम है? सारा दिन जनाब बेचारे नंगे बच्चे गलियों मल्लों के देहातों के जनाब वो टिकटॉक बना के कहते हैं हम कोई गुलाम है तो तुम्हारी हर बात मान लें। एब्सोल्युटली नॉट। पूरी कौम के अंदर गैरत और खुददारी जगा दी है इमरान खान ने, हर बंदा इमरान खान बन गया। केड़े केड़े कानून बनाओगे? नहीं भाईजान, जो मर्जी कानून बना ले। चलिए, ये तमाम बातें अपनी जगह अपनी दुरुस्त हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात करें सर, दुनिया आगे की तरफ जाती है। आपने जब आप 2018 में इलेक्शंस में नहीं आए थे तब आप लोग नए थे इलेक्शन हुकूमत के लिए। उससे पहले खान साहब ये कहते हैं हमें 2014 में हमने धरना दिया। दुनिया आगे की तरफ बढ़ती है, लोग ही सवाल करते हैं, जैसे कि आप लोगों की बात करें, लोग ये भी सवाल करते हैं कि खान साहब की सियासत पीछे की तरफ जा रही है, वो धरने की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। नहीं भाईजान, पीछे की तरफ नहीं जा रही। आपने बात की कानून, तो भाईजी ये भी सुन लो फिर। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये जिंदगी बेसिम सी इंसाफतें, ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है या सफर ना तमाम है? कौन सा कानून? रात के 12 बजे किसी के लिए एक कानून, और जनाब पिछले महीने 1.5 महीने से खजल हो रहे हैं जनाब। ये मुनहरफ अरकान आइन का आर्टिकल 63A1 कहता है इनको डिसीट करो, इनको छितर मारो, इनको लितर मारो, इनको जलील और रुसवा करो, ताकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत साफ सुथरी और जनाब पाकीज़ा बने, आबरू बाख्ता ना रहे। तो जनाब उधर तो जनाब लमिया लमिया डेटा, तो बाकियों के लिए इतवार के दिन भी है, 12 बजे भी है। तो भाई बात यह है कि अजीब व गरीब किस्म का निज़ाम है, ये अजीब व गरीब निज़ाम है। अच्छा, तो ये अजीब व गरीब निज़ाम सर, ये पंजाब में भी देखने में आ रहा है। एक कानून बस ये पास कर दें, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ना एक कानून पास कर दे तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। वो कानून ये होगा कि जो इमरान खान को वोट देगा वो वोट कंसिडर नहीं होगा, ये जीत गए। अदरवाइज ये जरा मर्जी कानून बना ले ना भाई, कुछ नहीं होगा। नहीं, ये अजीब व गरीब कानून की जो आप बात करें सर, ये पंजाब में भी तो सूरत हाल देखने में आ रही है। वज़ीर इत्तलात रहे पंजाब के अहम महकमों में, आप फायज भी रहे सर। ये पंजाब में क्या हो रहा है, वजीर आला ही नहीं है, वो वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, कोई हल्फ नहीं ले रहा सर। ये जुल्म नहीं कर रहे आप लोग? किसने कह दिया आपको वजीर आला नहीं है? उस्मान बुज़दार साहब जो बैठे हैं आज भी चीफ सेक्रेटरी और आईजी की मीटिंग कर रहे थे, आज भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अहमद अवैस साहब जनाब एडवोकेट जनरल निगरान नहीं है वो, वैसे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था ना, के मुताबिक हटा नहीं सकता। तो जनाब वो तो मौजूद है। और वो जो जिन्होंने वोट लिए थे हमजा साहब ने, वो उनका क्या है? वो निगरान वजीर आला के तौर पे मौजूद है ना भाईजान। ठीक है सर, निगरान उस वक्त तक होता है ना जब तक नया नहीं आ जाए। होंगी गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब को चीजें क्लियर होंगी, क्या लीगैलिटी है क्या इलीगैलिटी है, उसको देखने के बाद फैसला करेंगे। तो क्या मामलात हैं वैसे, चीजें हैं क्या? क्योंकि एक दिलचस्प बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि जनाब हमजा साहब जो है वो हल्फ लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई हल्फ लेने को तैयार नहीं है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है सर? और भाईजान इलीगल तरीके से जब आप वजीर आला बनेंगे तो फिर डिलेशन तो आएगी। इलीगल क्या है सर? जब असेंबली के अंदर आप पुलिस को, जो कानून है कि पुलिस अंदर नहीं आ सकती, ना सादा सर वो डिप्टी स्पीकर ने बुलाई, जाती गार्ड अंदर नहीं आ सकते। जब जाती गार्ड अंदर लाके, पुलिस अंदर लाके पार्लियामेंटेरियन को हॉल के अंदर मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, उनको मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला करेंगे। मेंबर सूबाई असेंबली खवातीन, सर ये तो डिप्टी स्पीकर साहब ने बुलाया ना जनाब, मजारी साहब ने बुलाया, से खड़े होकर पूरा इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। जो गैलरी जो है वो सूबाई असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो फिर इलीगैलिटीज आएंगी तो चीजें लिंगर ऑन होंगी। और मुस्तकबिल क्या है सर हमजा साहब का भी? नहीं, किस हल्फ नहीं उठा पाएंगे वो। अब देखो जनाब क्या बनता है जनाब। अब ये तो प्रेसिडेंट साहब का और गवर्नर साहब के जरा सारे मामलात हैं। गवर्नर साहब ने अपनी पूरी चार्जशीट रख दी है कि इसमें यही इलीगैलिटी है। सबसे पहली बात तो यह है बुज़दार साहब का इस्तीफा इलीगल है।
आइन का आर्टिकल 130 उसका सब आर्टिकल सर मैं अपने प्रोग्राम में ये बात करता आ रहा हूं कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो कंप्यूटराइज इस्तीफा है, वो नहीं होता, वो हाथ से लिख के दिया जाता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। आप ही के पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप ये बेकार की बात कर रहे हैं। आज आप खुद कह रहे हैं, ये अपने खुद कह रहे हैं कि उनका जो इस्तीफा है वो इलीगल है। तो सुने ना, जब जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन आपके राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब तो चीखते रहे कि ये इल्लीगल है, लेकिन 2 दिन बाद जब आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं इंतखाब के हवाले से, तो फिर आप वहां पे चीजें क्यों छुपाते रहे? लाहौर हाई कोर्ट को चीजें क्यों नहीं क्लियर की? उसी वक्त आप सारी पिक्चर क्लियर करते, उसका हल निकल आता। उस वक्त आपने प्रोफेशनल बदयांती का सबूत दिया। अब आपने वफाक के अंदर हमारे 120 अरकान असेंबली का इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हो रहा? वो सिर्फ इसी बुनियाद पे मंजूर नहीं हो रहा। आप लोग वो स्पीकर के सामने चले जाएं, इस्तीफा है, स्पीकर के सामने चले जाएं, कहते भाई हमने इस्तीफा दिया है, टाइप किया हुआ इस्तीफा, वो भी गवर्नर के बजाय प्राइम मिनिस्टर को वो कबूल करने को तैयार है। आप उसूल की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। आप कौमी असेंबली के स्पीकर के पास चले जाएं, राजा परवेज अशरफ के पास कि भाई हमने इस्तीफा दिया है, एक्सेप्ट कर लें, मामला खत्म हो जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूं कि वहां पे इन्होंने जस्टिफिकेशन ये रखी हुई है, हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे कि जनाब वो टाइप किए हुए इस्तीफे हैं, हालांकि साइन ओरिजिनल है, बंदे ने अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी विल के साथ दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छा टाइप किए हुए हैं। आपके पुराने दोस्त सर वापस आ रहे हैं, लिखा हुआ है उनको पासपोर्ट मिल गया है। कोई देगा, पार्लियामेंटेरियन देगा, गवर्नर देगा, वजीर आजम देगा, वो अपने हाथ से लिख के। एक मिनट सुन लो यार, बीच में बार बार ना सवाल पूछे ना, तसल्ली से जवाब सुन लो पहले। सर जरा क्विकली, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है क्विकली। इस्तीफा जब भी होता है किसी भी पार्लियामेंटेरियन का, गवर्नर का, वो हाथ से लिख के होता है। जी जी बिल्कुल। और मुतलका जो जिस अथॉरिटी को लिखना होता है उसके नाम को दिया जाता है। अब उस्मान बुज़दार साहब ने टाइप किया हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम लिख दिया, ठीक है, लेकिन उनको वजीर आजम को नहीं देना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सर मुझे ब्रेक लेना, जाहिर सी बात है ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जनाब निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, पहले इशारा दिया था लेकिन अब कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि ईद के बाद जनाब तैयार रहो, इस्लामाबाद की तरफ चलना है और उस वक्त तक वहां पर धरना देना है जब तक ये हुकूमत इलेक्शंस अनाउंस नहीं कर देती है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है, 124 दिन का जो 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था, 4 हल्के खोलने की बात की थी, लेकिन मामला इससे आगे बढ़ गया था और यह मामला उस वक्त तक चला गया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वजीर आजम इस्तीफा दें। लेकिन अब जब वो धरने की कॉल दे चुके हैं, जब वो इस्लामाबाद की कॉल दे चुके हैं, तो क्या अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे जनाब? इसी वाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने, क्या कहेंगे आप? देखें बात सुने, हम सब कहते थे इमरान खान से कि तुम इलेक्शन जल्दी कराओ, पाकिस्तान आपको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उस पर टस से मस नहीं हो रहा था। इस वजह से हम गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसने आइन पर हमला करके हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द करवाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि तुमने गैर आइनी हरकत की थी, इसलिए ये असेंबली भी बहाल है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होगा। सही है। अब अगर हुकूमत आ गई है, हमने भी ये कहा था हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हैं, हमने असेंबली के लिए नहीं कहा था। हमने ये नहीं कहा था कि असेंबली ख़त्म हो जाए, ये कर जाए, और आपने असेंबली डिज़ोल्व कर दी थी। आपने अवाम की एहतराम नहीं किया था। अवाम 5 साल के लिए असेंबलियों को चुनते हैं। तुम्हारी हुकूमत गलत थी, तुम्हारी हुकूमत में कम खराबियां थी, जिसकी वजह से हम चाहते थे कि हुकूमत चेंज हो और पाकिस्तान को कुछ सेंस ऑफ रिलीफ मिले। अच्छा, अब इन्होंने एक बेशुमार मसाइल से हमें पाकिस्तान को छोड़ा है। हमने उसको संभालने की कोशिश की। हमने ये क्या किया कि जी अगर नो कॉन्फिडेंस में पोर्शन हो जाता है तो हम फिर इलेक्शन रूल्स की तरमीम को देखेंगे, उनके रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे। रूल्स बनाने के साथ साथ
इलेक्शन होने चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। अब ये इलेक्शन हो कब, ये हुकूमत का फैसला होगा। हमें क्या मिला है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिला है तो वो क्या 1 साल ही के मिला है, 1 साल ही मिला है। इन्होंने तो 3.5 साल गंवाए, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उस 1 साल में आपको और हम सबको पता चल जाएगा कि इसने हमारे लिए क्या मुसीबतें छोड़ी हैं। अगर हम उनको ठीक कर सके, हम कुछ बेहतर कर सके, तो ये पाकिस्तान का भला है। शहबाज शरीफ को क्या मिलेगा 1 साल में? जाहिर है हम सब इंतजार करेंगे नए इलेक्शंस का। हमने तो अपनी तैयारी भी शुरू कर रखी है। हमने तो उम्मीदवारों से एप्लीकेशन भी मांगना शुरू कर दी है कि जी आप हमें एप्लीकेशन दो, हम उनको रिव्यू करें, हम उनको कंसीडर करें और इलेक्शन की तैयारी करें। सर लेकिन आप भी इसका मतलब है कि इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। अचान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जाहिर सी बात है रेलेवेंट शख्सियत हैं। कल तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर। तो सर आप अगर इजाजत दें, एक सवाल मैं और निसार खोड़ो साहब से कर लूं। खोड़ो साहब ये बताइएगा, 1 माह से ये फॉरेन फंडिंग का मामला है, 1 माह के अंदर सॉल्व करना था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है अदालत की जानिब से, और ये जो हुक्म है इसको मुअत्तल कर दिया गया है। आप समझते हैं रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को? मैं समझता हूं कि अवाम को ये पता चल जाएगा कि ये आइन शिकन आदमी है। अच्छा, आइन की परवाह इसको नहीं है, असेंबली की इसको परवाह नहीं है, इसने खुद गंद किया। आज क्या कहता है? आज शाह महमूद कुरैशी साहब का एक खत सामने आया है जिसमें उसने अफसोस का इजहार किया है कि मैं जो बाइडन साहब का और इमरान खान साहब का आपस में रब्ता नहीं करा सका। मतलब कि इमरान खान चाहता था कि अमेरिका के साथ हो, लेकिन इमरान ने क्या कहा? 3 लोगों को जी धमकियां मिली थी। एक भुट्टो साहब को, जो जाहिर है एटम बम बनाने पर धमकी मिली थी। एक मुशर्रफ और अपना नाम लेता है। मुशर्रफ ने भी दगा की थी। मुशर्रफ ने भी असामा बिन लादेन को छुपा के कहा था कि जी असामा बिन लादेन तो मर गया, वो तो पता नहीं कहाँ है, जबकि उसको पता था कि कहाँ है। और इसने भी धोखा किया है अमेरिका के साथ। अगर वो दोस्त कहते हैं अमेरिका को, और दोस्त कहते हैं कि क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसका दोस्त था तो अमेरिका का सदर था ना, अगर जो बाइडेन से बात करना चाहता था तो अमेरिका का सदर था ना। मैं यही कह रहा हूं कि जिसके साथ थे आपने उनके साथ धोखा तो नहीं किया, जिसकी वजह से आप बैठ के कहे जा रहे हो। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन के लिए तो हम लड़ते रहे हैं, इलेक्शन तो हम कराते रहते हैं। हम इलेक्शन के लिए क्या कहते हैं जी, अगर 5 साल असेंबली ने पूरी की तो अवाम को एतमाद मिलेगा, अवाम भरोसा करना शुरू करेगा असेंबलियों पर। अच्छा। और ये मैं बड़ा खुश हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे हुआ, एक सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। किसी और को मौका नहीं मिला, ना किसी ने मौका लेने की कोशिश की। ठीक है, किसी तीसरी पार्टी ने कोई मौका लेने की कोशिश भी नहीं की। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, इस जमहूरियत और इनेदारों के लिए अच्छी बात है। सही है जो उन्होंने की है। तो अब इमरान खान साहब, एक सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ। अब मिफ्ता इस्माइल और IMF के मुज़ाकरात हो चुके हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी। इस सवाल पे मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, सर क्या कहेंगे आप इलेक्शन कमीशन के बाहर? एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इसकी बाकायदा हेयरिंग, 3 दिन हेयरिंग होनी है। सही है। और 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अनवर मंसूर के दलाइल खत्म होने पर इसको अपना फैसला रिजर्व करेगा, और उसके बाद 15 दिन में 20 दिन में वो अपना फैसला जो है वो मंजरियान पे आ जाएगा। सही है। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपना काम जारी रखें, लेकिन जो 30 दिन की जो शर्त लगाई थी वो 30 दिन की शर्त खत्म कर दी। सर वो लोग ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि आप लोग जानिबदारी करते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले जानिबदारी करते हैं। फॉरेन फंडिंग का मामला दीगर जमातों का भी है, उसकी तरफ क्यों नहीं आते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मामला क्यों है? क्या कहेंगे सर? तहरीक इंसाफ का चल रहा है 2014 से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का जो है वो 2017 से शुरू है। सही है। उसके लिए अलहदा स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। सही है। उन्होंने कोई रिलीफ नहीं लिया, ना उन्हें स्टे लिया, वो बाकायदा उसकी हेयरिंग हो रही है, काम हो रहा है। इन्होंने तो आपको 4.5 साल तक मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ देते रहे, ठीक है, स्टे लेते रहे,
और अब भी जब ये काम शुरू हो रहा था तो इन्होंने 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से हमें रिलीफ मिल जाए। इसका मतलब यह है कि इनकी ये खुद रुकावटें पैदा कर रहे हैं और कल ये जब जुलूस का निकाल के आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा निसार खोड़ू साहब ये बताइएगा, जो कि मैंने आपसे सवाल करना चाह रहा था महंगाई के वाले से, महंगाई मार्च आपने कर लिया था, अब जाहिर सी बात है महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ेगी। आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अहम इत्तेहादी हैं, एक सवाल तो सर ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल के हुकूमत का किसी को शौक नहीं होता, जाहिर सी बात है जरूरत थी तो ये किया, और इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाहात हैं। आप इस्लाहात करने जा रहे हैं? देखें, इस पाकिस्तान ने पहले भी देखा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उसको जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो बाकी 1 साल रहता था, क्या पाकिस्तान नहीं चला? क्या असेंबलियां नहीं चली? नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया तो भी फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को सिर्फ 1 साल या 1.25 साल मिला था, क्या पाकिस्तान नहीं चला? असेंबलियां नहीं चली? आज अगर शहबाज शरीफ साहब को 1-1.5 साल मिला है तो पाकिस्तान चलेगा, ये तो कोई बात नहीं है। रही बात IMF की, तो IMF की एग्रीमेंट इमरान खान ने की। अच्छा, IMF के बगैर अगर खुद चलता तो हम IMF के साथ पास न जाते। अच्छा, IMF ने हमें दिए हैं, अगर दिए हैं तो उनको वापस करने का भी हक है। अब उस कंडीशन में इमरान खान ने मानी तो हम तो उसको तकलीफ करने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपने तो बजट का घसारा कर दिया, आपने तो कबाड़ा कर दिया, अपना सर्कुलर डेट बढ़ा दिया, आपने एक्सपोर्ट कम की, इंपोर्ट बढ़ा दी, आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में पता नहीं कितना गड़बड़ होगी हुई है। ये किसने किया? ये हमने नहीं किया, ये इमरान खान ने किया है। ये इमरान खान की करतूत हैं जिनकी सजा पाई है उसने। ठीक है। अच्छा कंवर साहब ये बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त केस चल रहा है 2014 से, जिसमें आप कह रहे हैं कई बार उन्होंने स्टे लिया है, इसमें तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल हो क्या सकता है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी, खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हमारे साथ ये इंसाफ नहीं होगा इस मामले में। आपको लगता है ऐसा होगा? ये दरअसल हकायक के बरक्स बातें कर रहे हैं। असूली तौर पर इन्होंने 7.5 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग केस में चलने ही नहीं दिया, और अब जबकि आखिरी स्टेज पे मामला हो रहा था तो इन्होंने 1 हफ्ते में 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुदाखलत कराने की कोशिश की। पहले बैच ने ये कहा कि 30 दिन में फैसला करें, सही है, और दूसरे बैच ने ये कहा कि नहीं आप अपनी प्रोसीडिंग जारी रखें, ठीक है, और बाकी सियासी जमातें जो हैं उनका भी केस देखें। तो इलेक्शन के पाकिस्तान फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और ये मई के 2 या 3 हफ्ते में ये फैसला आ जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ममनुआ फंडिंग मौसूल हुई है, और इसके साथ एक बड़ा अहम मामला है, 2-3 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन क्या आ सकता है फैसला? सर फिर मुझे ब्रेक लेना है। फैसला जो भी आएगा वो अदालत का मामला है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस वक्त निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल ये भी बनता है जनाब, नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ, उनको पासपोर्ट मिल गया है और पासपोर्ट की जो म्याद है वो भी 10 साल तक है, तो जनाब इस पर बात करेंगे कि जनाब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब की, सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बात की गई है अगले इलेक्शंस के लिए। इसका जवाब निसार खोड़ू साहब से लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब कराची में 2 हफ्तों के दौरान 3 लड़कियां घरों से लापता हुई। खबरें गर्दिश कर रही थी कि इन लड़कियों को अगवा किया गया, लेकिन आज उनमें से एक लड़की निर्मा मंजर आम पर आ गई और इसमें बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और अब वो इसने निकाह भी कर लिया। लापता होने वाली एक और लड़की जनाब 14 साल लड़की दुआ ज़हरा का मुबैना निकाहनामा भी सामने आया, जिसके हवाले से लोग कह भी रहे हैं कि निकाहनामा जाली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लड़कियां 14 साल की, 15 साल की या ना 18 साल से कम उम्र की हैं, घरों से भागकर शादियां करने पर मजबूर हो रही हैं, तो जनाब ये कम उम्री में निकाह कैसे हो सकता है? कौन इसका निकाह करा सकता है और इसमें कानून किस तरह से हरकत में आ सकता है? इस पर मजीद बात करेंगे। तायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त का। तायरा साहब ये बताइएगा
ये जो मामला आप सुबह से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो बच्चियां हैं बेचारी, ये 18 साल से कम उम्र की हैं, पहले कहा जाता है कि ये अगवा हो गई, फिर पता चलता है कि ये अपनी मर्जी से गई हैं और उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन कम उम्र में शादी कैसी हो सकती है? बहुत शुक्रिया। अव्वल तो हमें इस बात का कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है और कोई सबूत नहीं है कि ये अपनी मर्जी से गई हैं या इनको अगवा किया गया है या जबरी तौर पर इनको किडनैप करके शादी कर ली गई है जबरी तौर पर। अच्छा। ये तो पहली बात है कि हमारे पास बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। अच्छा। तीनों लड़कियों की जबरी की वैसे जो ये दूसरी वीडियोस बात निकल कर है, सामने आ रही है ना, वो जबरी लग नहीं रही है। वैसे जो निमरा की जो वीडियो आई है ना, आपने देखी होगी। जी मैंने देखी है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि कोर्ट में भी वो हल्फिया बयान भी देती रही हैं लड़कियां, जो कि जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली और जबरी शादियां और जबरी उनके साथ जो जो कुछ हुआ है वो सब कुछ हमें मालूम है कि जबर के तौर पर होता है। और वो वीडियो बनाती हैं और मुबैना तौर पे लगता ये है कि अपनी मर्जी से बात कर रही हैं। हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा। इसमें नफ्सियाती पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है, समाजी और मुआशरती पहलू भी है, मजहबी पहलू भी आ जाता है जी, बहुत सारे, और इक्तिसादी पहलू भी है। इसमें बहुत सारी चीजें देखने की हैं। सिर्फ सोशल मीडिया को गॉस्पेल ट्रूथ नहीं समझ लेना हमने, हमें बहुत कुछ पीछे जाके देखना पड़ेगा। अब तो सबसे पहली बात तो मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि 13, 14, 15 साल की बच्चियों की शादी की किसने? वैलिड। किसने शादी की? वो निकाहनामा किसने भरा? वो दस्तखत किसने किए? वो गवाह जो कौन थे जिन्होंने दस्तखत किए? उन सबको तो जेल में गिरफ्तार करो और जेल में डालो। दूसरी बात, एक और बात भी सामने आ रही है कि इनमें से एक लड़की भाग कर गई है अपने घर से क्योंकि उसके वालिदैन जबरी तौर पर उसकी शादी किसी बहुत बूढ़े शख्स के साथ कर रही थी। वहां भी जबर हो रहा था। उस वक्त भी लड़की 13, 14, 15 साल की थी। तो वालिदैन को क्या नहीं पता कि सिंध में कानून ये कहता है कि 18 साल से पहले किसी बच्ची की शादी नहीं हो सकती? और पूरे बाकी पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र की किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती? क्या हम कानून से ला इल्म है या जानबूझ के उसको 100, 200, 300, 500 रुपए निकाह ख्वान को देकर, गवाह शुदगान को देकर शादी कर देते हैं? बहुत कुछ देखने को है जी। मैं तो इस बात को कतई तौर पे मानने से इनकारी हूँ कि ये लड़कियां सिर्फ ये वो बात जो कि सोशल मीडिया पे आ रही होगी, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कि ये भाग कर गई हैं और इन्होंने शादी कर ली और फिर लड़कियों को ही बदनाम कर रहे हैं। वो जो वर्गलात, अगर फर्ज करें एक आधे सेकंड के लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि नाम नेहाद भाग कर गई हैं, तो वो जो वर्गलाने वाला शख्स है जो भगा के ले गया, उसका क्यों नहीं कोई जिक्र कर रहा? उनके नाम क्यों नहीं आ रहे सामने? उनकी बदनामियां क्यों नहीं हो रही अगर किसी की करनी है? और अपनी मर्जी से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको 18 साल का होना लाजमी है। और हमारा मुतालबा ये है कि शनाख्ती कार्ड जिस नौजवान औरत या लड़की के पास नहीं है, 18 साल की उम्र में दिया जाता है, उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। एक लाजमी शर्त होनी चाहिए निकाहनामे पे दस्तखत के लिए। ऐसा है ही नहीं कि हो सकती, क्योंकि वो शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें दर्ज किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है इखलाकी तौर पर, मोरली, ये माशरे में किस चीज की गलती है, किसकी गलती है? आपने वालिदैन का जिक्र किया, बूढ़े शख्स से शादी करा रहे थे, ये एक एलिमेंट हो सकता है, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं? मैं मॉरली तो बात ही नहीं कर रही थी, हम तो यहाँ कानून की बात कर रहे हैं कि इस जमहूरिया पाकिस्तान में क्या कानून कहता है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1860 का बना हुआ है और 1930 में या 29 में इसको दोबारा से इसको कुछ किया गया था तरमीम। उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी इसमें तरामीम हो चुकी हैं। मजीद सख्त से सख्त कहाँ है वो शराइत? कहाँ है पुलिस? क्यों नहीं इसके ऊपर अमल दरामद होता चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के ऊपर? बिल्कुल सही। बार बार कानून को आप सख्त से सख्त करते चले जाते हैं, लेकिन अमल दरामद की इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों और बच्चियों को अपना दिफा करना, अपनी हिफाजत करना क्यों नहीं स्कूलों? ये मेरा सवाल था अगला आपसे, ये मेरा आपसे अगला सवाल था। मैं आपसे पूछना चाहता, अगर एक 18 साल की कम उम्र, उससे कम उम्र लड़की जबरन शादी करा दी जाती है, लेट सपोज जबरी शादी करा दी जाती है, जो इसका इल्जाम जिस पर जाता है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन वो लड़की जाहिर सी बात है मजलूम है, वो अपने किस किस फोरम पर आवाज उठा सकती है? जी वो ये कानून अपनी राह लेगा।
रास्ता कानून के जरिए निकलेगा। आप और मैं टीवी पर बैठकर या किसी मस्जिद में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते, या हुकूमतें काबीना में बैठकर नहीं कर सकती। ये अदालत में जाएगा, FIR कटेगी और जरूर कटेगी और हर एक के खिलाफ कटेगी। अगर वालिदैन जबरी शादी कर रहे थे और वो भागी है, इससे बचने के लिए वालिदैन के खिलाफ कटेगी। जिस निकाह ख्वान ने दस्तखत किए, जिस मौलवी ने किए, उसके खिलाफ कटेगी। जिस शख्स ने उसके 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी की, जो कि कानून के सरीहन खिलाफ वर्जी है, उसके खिलाफ भी कटेगी। मैं समझती हूँ सब के सबको जेल में डालें। एक इबरतनाक मुकाम होना, एक डिटेरेंस होना चाहिए, आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। आपको ज़ैनब वाला वाकया याद है? ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है। बिल्कुल उसमें सजा भी हुई, पकड़ा भी, एक सोशल मीडिया पर एक तहलका भी मच गया, उस शख्स को निकाला, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। क्या उसके बाद वो वाकयात रुक गए? नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बार बार बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बसद एहतराम, आपकी किसी बात को मैं रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपसे जाती तौर पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप बार बार सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। क्यों आप बार बार सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं? ये कोई बनाना रिपब्लिक है जहां सारे काम सोशल मीडिया के जरिए चलेंगे, या कि कानून के जरिए चलेंगे, अदालत के जरिए चलेंगे? इस वक्त जो मामला है ना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस के बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोई मामला उठता है तो वो सोशल मीडिया पर ही उठता है। हाँ जी, लेकिन आगे फिर कानून अपना रास्ता लेता है। पुलिस मर गई है, पुलिस नहीं है कराची में, क्यों नहीं वालिदैन FIR कटवा रहे? क्यों पुलिस FIR काटने से कासिर है? पैसे का लेन देन का मामला चल रहा है, असर रसूख का चल रहा है, या दबाव का चल रहा है? हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं ये आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, बिल्कुल आप सही कह रही होंगी, लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना है। कराची पुलिस की जो आप बात करें, कराची पुलिस ने एक वीडियो चला दी थी कि जनाब ये तो अपनी मर्जी से गई है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो आई, उसके बाद इस बात का तहकीक होकर पता चला कि वो वीडियो जाली है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इस बात की तहकीक तक नहीं होती कि वो वीडियो असल है कि नकल है। आप मेरी बात समझे नहीं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर रही। सही है। लेकिन आप इस पूरे मसले को सर के ऊपर सर के बल खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया की तारीफ करते चले जा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि कानून को का सहारा भी लिया जाए, अदालत का सहारा लिया जाए, पुलिस को मत प्रेशर में डाल। ताहिरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त किल्लत है, वरना मजीद आपसे बात करते। बहुत शुक्रिया आपका। ये मामला कहीं ना कहीं चाहिए। घर की बेटी, घर की इज्जत होती है। 18 साल की कम उम्र की लड़की अपनी मर्जी से जाए, जबरदस्ती जाए, लेकिन यह सवाल बनता है कि कैसे उसकी शादी करा दी गई, किसने शादी कराई, और उनके खिलाफ पर्चा कटना चाहिए। जिस निकाह खान ने उसका निकाह पढ़ाया, उसके खिलाफ कटना चाहिए। जो उसको घर से लेके गया मर्जी से, बिना मर्जी से, उसके खिलाफ भी पर्चा कटना चाहिए। जनाब, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये मामला चलते रहेंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।